नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टेट 2023 के लिए सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? फर्स्ट का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुपात मापनी। दोस्तों मापन के लिए मापनी जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहली होती है शाब्दिक या नामित मापनी, दूसरी होती है क्रमिक मापनी, और तीसरी होती है अंतराल मापनी, और चौथी होती है अनुपात मापनी। अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार होता है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में होता है। सेकंड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परम अहम। सेकंड का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय बताए हैं। पहला बताया है चेतन, अर्धचेतन व अचेतन, और दूसरा बताया इन्होंने इदम, अहम व परम अहम। दोस्तों फ्रायड के अनुसार इदम व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति करने के लिए प्रयास करने के लिए उकसाता है, जबकि परम अहम, जिसे सुपर ईगो कहते हैं, सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के मध्य अंतर क्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल के तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। और परम अहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों और आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन। व्यवहारवादी डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? व्यवहारवादी डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। बताइए दोस्तों ये किसने कहा है? थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाटसन। वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। इनका मुख्य कथन था, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान आकर्षित होने में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? की प्रमुख भूमिका होती है। फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्दीपन की तीव्रता। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फिफ्थ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेरणा। प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिसमें ज्ञानार्जन की गति भी तीव्र हो जाती है। इसी संदर्भ में थॉमसन ने लिखा है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन। फ्रायड के अनुसार 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 6 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्मरण व प्रवृत्ति है, जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ थे। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता माना जाता है। इनको मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता भी माना जाता है। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना प्रस्तुत की, और फ्रायड के अनुसार मानव की स्मृति मानव व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाती है। इन्होंने कहा था कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? सेवंथ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेवंथ का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। दिए गए विकल्प में कोई उत्तर सही नहीं है। SOR यानी SOR का फुल फॉर्म होता है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन एवं क्रिया के बीच संज्ञान को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8th क्वेश्चन। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रुचि। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगाकर करता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9th क्वेश्चन। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? 9th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने में स्थानांतरण।
एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक अथवा घातक होता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण या अंतरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th क्वेश्चन। 10th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। जैसे कि यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखा या तीखे का ज्ञान हो जाता है और वो रोने लगता है। इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है, फिर उसके पास कभी नहीं जाता क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया है कि लाल मिर्च कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। मनोवैज्ञानिक सिम्पसन के अनुसार व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थिति का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11th क्वेश्चन। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? 11th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्तंभाकृति। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? 12th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में ही हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और परिवर्ती किशोरावस्था आते आते अर्थात 19 से 20 साल की उम्र तक वह काफ़ी धीमा हो जाता है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। किस पर आधारित होता है दोस्तों? 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना आदि। यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन है। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। 14 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, वन मानुषों पर प्रयोग किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर को है, जिसने अपनी पुस्तक में 1925 में प्रस्तुत किया था। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? में भी उच्च होंगे। 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सृजनशीलता। किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता में बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद या नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भी निश्चित नहीं हो सकता कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशील में भी उच्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन। अधिगम में डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? ने प्रभाव का नियम दिया था। 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्नडाइक ने अधिगम या सीखने के मुख्य 3 नियम बताए थे। पहला नियम बताया था तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। प्रभाव के नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है और असंतोष उत्पन्न होने पर उस कार्य को नहीं करना चाहता है। प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्ष में लागू करने के लिए दो कार्य करने आवश्यक होते हैं। पहला है कि शिक्षक को अध्यापन करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, और दूसरा यह है कि शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करे ताकि छात्रों में अधिगम के प्रति अभिरुचि बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? 17 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, तार्किक विधि। स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभवों अथवा अधिगम में सीखी गई बातों को संचित करने और कालांतर में उसका चेतन जगत में प्रयोग करने से संबंधित है। प्रत्यावाहन विधि, पहचान विधि और
पहचान विधि और पुनः सीखना विधि स्मृति से संबंधित है, जबकि तार्किक विधि बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों द्वारा किया गया था। 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मरे द्वारा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। इस परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है। इस परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग चित्र बने होते हैं और प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है और शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं, ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। बुद्धि एक विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्राण बनाती है। जिस विकास के सिद्धांत हैं, पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है समन्वय का सिद्धांत जिसे एकीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, और तीसरा है वैयक्तिकता का सिद्धांत, चौथा है वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, और पांचवा है विकास क्रम का सिद्धांत। जिस विकास के यही सिद्धांत हैं जिससे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्परता का नियम। तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित रहती है और साथ में तत्परता में सक्रियता भी बढ़ जाती है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के तहत निम्न कार्य करने चाहिए। पहला है कि शिक्षक को बालकों की अभिरुचि और अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए, जिससे उनकी तत्परता का ज्ञान हो सके। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट हो गया। सेकंड है कि बालकों को तत्परता के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, और तीसरी है पूर्व पाठ से कुछ 3 प्रश्न पूछकर नवीन पाठ आरंभ करने चाहिए, जिसे हम पाठ प्रस्तावना भी कहते हैं। भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को अथवा विजय कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण के सोपान है प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण और सामान्यीकरण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेंडूरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय अल्बर्ट वेंडूरा के द्वारा दिया गया है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का निर्माण दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करने से होता है। इसे पहले अनुकरण कहा जाता था। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आगमन विधि। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, निम्नीकरण का सोपान आगमन विधि के अंतर्गत आता है। शिक्षण की आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अवधान के आंतरिक निर्धारक हैं अभिरुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता और प्रशिक्षण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन।
बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है और अलग अलग अवस्थाओं में बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक या क्रोमोसोम जनित विकास है, क्रोमोजेनित विकार है और ये एक जीवन पर्यंत स्थिति है जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है। सामान्य रूप से शिशु 46 क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट पिता से और 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट माता से ग्रहण करते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम आ जाता है जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? 28 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित है जिसमें सबसे पहले गर्भाधान क्रिया के दौरान सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा शिशु का निर्माण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों द्वारा किया गया है? 30 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। युंग के द्वारा। युंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और बताया कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतर्मुखी, फिर बहिर्मुखी और तीसरा है उभयमुखी। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।